हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है। और आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 5 के सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर पिछले क्लास के अंदर हमने इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे पार्ट्स थे वो कवर किए थे इस चैप्टर के। और आज जो है हम सेल ऑर्गेनेलिज खत्म करेंगे। पिछली सेल ऑर्गेनेलिज से पहले वाला जितना भी आपके नोट्स वगैरह है वो पिछली वीडियोस में मैं आपको दे चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिज, सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी लिखते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स देखे थे तब उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि वो सेल ऑर्गेनेल्स जो कि कवर्ड होते हैं आपके मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आपके इस सेल ऑर्गेनेली के ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? आपका मेम्ब्रेन पाया जाता है। जनरली इसकी तीन फॉर्म्स होती है हमारी। पहला सिस्टर्न होता है, दूसरा वेसिकल्स होते हैं, तीसरा ट्यूब्यूल्स होते हैं। आगे बात करते हैं, ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात हुई। अब बात करेंगे कि ईआर जो होता है हमारे, वो आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। बात करते हैं कि इसके टाइप्स की, तो आपके ईआर दो टाइप्स के होते हैं हमारे। वो होता है हमारा एससीआर और आरईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, जो कि क्या कहता है कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फ्लैट सैक्स की तरह दिखते हैं, जिन्हें सिस्टर्न कहा जाता है। वहीं पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो आपके वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, एक्चुअली राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जनरली प्रोटीन कैरियर होते हैं हमारे एक सेल के अंदर, जो कि आपके आरईआर के आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ नजर आता है जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे एससीआर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, तो इसलिए वो ऊपर से स्मूथ नजर आता है हमें। दूसरा क्या है, आरईआर जो हेल्प करता है वो आपके सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, क्योंकि इनके ऊपर आपके राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, प्रोटीन कैरियर्स होते हैं, तो वहां से आपका जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। जबकि हमारे जो एससीआर होते हैं ये आपके लिपिड्स और स्टीरॉयड्स जो हमारी बॉडी के अंदर नीडेड स्टीरॉयड्स होते हैं उनको आपके प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की। तो आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपको मैंने बताया यहाँ पर कि प्रोटीन और लिपिड्स हमने एससीआर में और आईआर दोनों में देखा, प्रोटीन और उसमें करता है हेल्पिंग। और दूसरा करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो है हमारा जो प्रोटीन होता है वो आरईआर बनाता है और लिपिड्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे एससीआर बनाता है। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपके सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइबोसोम प्रोटीन कैरियर होते हैं। और ज्यादातर जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो हमारा यही करता है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आपका सेल ऑर्गेनेल रहेगा वो क्या है हमारा? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को आपका गोल्जी एपेरेटस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज जो होती है हमारी, ये भी आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली होती है। तो इसका मतलब है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें भी ये नहीं पाया जाता है आपका। जनरली ये आपके, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो किस तरह का रहता है आपका? इनके अंदर क्या पाए जाते हैं आपके? वैक्यूल्स और फ्लैटेंड सिस्टम पाए जाते हैं, जिन्हें जो कि क्लोज सेक रहते हैं हमारे। इसके बाद है, ये आपके आरबीसी में एब्सेंट होते हैं।
तो यहाँ से अब आप एक बात देख सकते हो कि जो हमारा आरबीसी है इस तरह से ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाए जा रहे हैं। तो इसके बाद फंक्शन देखते हैं गोल्जी बॉडीज का। तो गोल्जी बॉडीज का हमारा जो मेजर फंक्शन होता है, तो ये आपके सेल वॉल को सिंथेसाइज, प्लांट सेल में सेल वॉल को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करने में हेल्प करता है, और लाइसोसोम्स को क्रिएट करने में। लाइसोसोम क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। वहीं पे इसका जो मेजर फंक्शन, अब बात करते हैं कि इसका खुद का क्या फंक्शन होता है। सिंथेसाइज के अलावा क्या करता है, ये आपका हेल्प करता है स्टोरेज में। अच्छा, स्टोर करने के बाद ये प्रोसेस करता है आपका, और उसको पैक करता है। पैक करने के बाद ये आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरे आपके सेल ऑर्गेनेलिज तक। इसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम जनरली स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है आपका, जो कि आपके सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं सब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज थे। इनका फंक्शन क्या होता है, ये जनरली डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं। मतलब आपका जितना भी वेस्ट होता है या फिर कुछ होता है हमारे सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये हमारे। दूसरा क्या होता है हमारा, इन्हें स्क्वेंजर्स भी कहा जाता है, और हाउस कीपर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना भी आपका डिस्पोजल होता है सेल का, उसे हमारा डिकम्पोज या फिर मैं कहूँ डाइजेस्ट कर लेता है हमारा कौन, लाइसोसोम कर लेता है। उसके बाद इसका एक फंक्शन होता है आपका, कि जैसे ही किसी भी फिजिकल डैमेज के कारण या किसी भी चीज के कारण आपका सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है या डैमेज लेता है, तो उसमें आपको पता है कि केमिकल्स पाए जाते हैं जिसके कारण आपको इन्फेक्शन फैल सकता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, और वो उस पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गेनेलिज है, और पेपर में भी ये ज्यादा पूछा जाता है आपका। उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन्स बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल रहता है आपका। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड है। दूसरा क्या है आपका, कि आपका इसमें आपका एटीपी की फॉर्म में क्या रिलीज होता है, सिंथेसाइज करता है ये आपका, फूड करता है या फिर पावर करता है या फिर एनर्जी जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज करी जाती है, जो कि आपका कहलाता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। जनरली हमारी बॉडी के अंदर जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है, या फिर हर एक जो सेल है हमारा एक्सेप्ट करता है एनर्जी को, वो एटीपी की फॉर्म में ही करता है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो ये भी आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो आपके आरबीसी के अंदर, क्योंकि वो भी आपका क्या है, एक प्रिमिटिव सेल है, तो उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियाई भी नहीं पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके पास खुद का डीएनए रहता है आपका, और ये अपने खुद के ही सिंथेसाइज कर सकते हैं प्रोटीन को। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा चलते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड जो होते हैं सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं और किसी में भी पाए नहीं जाते, मतलब एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं, जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं इनके पास भी खुद का डीएनए रहता है और खुद के राइबोसोम्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास थे हमारे। देखो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हमें सिर्फ दो ही टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन अगर हम फर्दर अपनी बुक्स में देखते हैं तो हमें तीन टाइप भी दे रखे हैं। और एनसीईआरटी वाइज अगर हम चले तो हमारे टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, एक मिनट, एक एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का जनरली काम होता है आपका कलर प्रोवाइड करने का, लेकिन ये ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं करता है। वहीं पे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो जनरली कलरलेस रहते हैं और हेल्प करते हैं स्टोरेज में। अब एक थर्ड टाइप जो है, या फिर मैं एक तीसरा आपका ऑर्गेनली कहूँ, जो होता है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, जब हमारे आपके प्लास्टिड्स के अंदर आपका एक ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है वो पाया जाता है, तो उस प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये प्लांट को आपका जनरली ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। यही आपकी साइट बनती है जो कि क्या होती है हमारी फोटोसिंथेसिस, जहां पर होता है हमारा। इसीलिए ये एक सेल का किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। और किचन ऑफ द सेल हमारा, इसका मतलब अगर कोई पेपर में सवाल आता है आपका कि किचन ऑफ द सेल क्या होता है हमारा, तो आंसर रहेगा उसका क्लोरोप्लास्ट। बच्चे जो है ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया पे लगा देते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ना कि किचन ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस जो होगा वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, और जो किचन रहेगा वो हमारा क्लोरोप्लास्ट रहेगा। अगर आपकी एमसीक्यूज में आता है और क्लोरोप्लास्ट नहीं दे रखा लेकिन उसकी जगह प्लास्टिड्स दे रखे हैं, तो आप मार्किंग प्लास्टिड्स पर लगा के आएंगे, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स जो होते हैं ये भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं हमारे। और जनरली वैक्यूल्स जो होते हैं ये कई तरीके के होते हैं, और कई मदद करते हैं कई चीजों में, जैसे हमारी स्टोरेज हो गई, कुछ डाइजेशन में भी मदद करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो वैक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। लेकिन हम मेजर काम की बात करेंगे यहाँ पर, तो मेजोरिटी क्या होती है कि यहाँ पर हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्टोरेज सेक की तरह काम करते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये बहुत छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं हमारे, मतलब जब तक आपको फूड है तब तक स्टोर करने के लिए उनको वहां पर आपका वैक्यूल बना दिया जाता है। लेकिन बात करते हैं अगर हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स में 50 से लेकर 90% तक का जो वॉल्यूम है वो घेर कर रखते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर जो पार्ट होता है आपका प्लांट सेल के अंदर वो आपका कवर्ड होता है किससे, आपके वैक्यूल से। और वैक्यूल जो होता है ये आपका जनरली एक प्लांट सेल के अंदर वाटर स्टोरेज में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद क्या है, अब देखो जब ज्यादा पानी आपका स्टोर हो जाएगा आपके किसी भी प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर से जो ऑस्मोसिस वाला जो प्रेशर होता है वो हट जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता था वो हमारा डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन होता था या डिफरेंस इन द प्रेशर होता था। तो आपका क्या होता है कि अगर वाटर आपका हर एक सेल के अंदर इक्वल प्रेजेंट होगा तो प्रेशर तो कंटेन रहेगा ही नहीं, मतलब प्रेशर का डिफरेंस होगा ही नहीं। तो ये क्या करते हैं हमारे जो वैक्यूल होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर मैं कहूँ पानी अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसके कारण बाहर जो है एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और इसके कारण जो सेल है वो और वाटर को क्या कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दे हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो लास्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेली आता है वो हमारा सेंट्रोसोम होता है। ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है हमें। ये सिर्फ और सिर्फ आपका सेल जो है एनिमल सेल में पाया जाता है और किसी भी सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। एक इकलौता हमारे पास ऐसा सेल में वो है सेल ऑर्गेनेली जो कि आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, और इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है हमारा, जो कि क्या आता है हमारा सेल डिवीजन का। इसके बाद बात करते हैं कि आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। अब कि आपको जो अगर पेपर में सवाल आता है कि आपको डिफरेंस लिखना है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो वो किस तरह से कहेंगे कि देखो एनिमल सेल जो होता है, आपको पता है कि एनिमल सेल जो रहेगा क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और कुछ ऑर्गेनलीज ऐसे हैं जो नहीं पाए जाते हैं सेल के एनिमल सेल के अंदर, तो इनके जो साइज रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं। और प्लांट सेल का जो रहता है वो लार्ज रहता है साइज। वहीं पर सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके अंदर, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड्स आपके एब्सेंट होते हैं और यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स इसमें स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं हमारे, और वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल के अंदर, तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। तो प्लास्टिड्स मैंने जैसा आपको बताया था कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक प्रोटोजोआ ऐसा होता है जिसके अंदर आपका प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और किसी एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं ये। बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन जो होता है हमारा
वो हमारे दो तरीके से, देखो आपको पता ही है सेल डिवीजन क्या होता है। जनरली सेल जो होता है अपने आप को डिवाइड कर लेता है फर्दर ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए या किसी भी कारण से। तो हमारा क्या रहेगा इसके अंदर कि दो प्रोसेस से होते हैं, एक होता है मायोसिस से, एक होता है माइटोसिस से। माइटोसिस जो होता है हमारा, इसके अंदर दो आइडेंटिकल आपके क्या आते हैं, सेल आते हैं। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब होता है कि बिल्कुल दो सेम सेल्स आते हैं, डॉटर सेल्स आते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। जबकि हम मायोसिस की बात करें तो मायोसिस के अंदर ये आपके चार अलग अलग जेनेटिकल डिफरेंट सेल को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जेनेटिकली डिफरेंट होने का मतलब है आपका, आइडेंटिकल का मतलब था कि उसकी हर एक चीज बिल्कुल सेम पाएगी। लेकिन यहां पर जो होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, तो आपका जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे पेरेंट्स के थे। मतलब अगर पेरेंट्स में अगर 23 पेयर्स थे, तो आपके जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें भी हर एक में 23 पेयर्स ही रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मायोसिस की, तो मायोसिस में जो नंबर होते हैं ऑफ क्रोमोसोम वो हाफ हो जाते हैं हर एक पेरेंट्स के हिसाब से। जैसे अगर पेरेंट के अंदर आपका जो सेल सॉरी क्रोमोसोम थे, वो थे आपके मान लो 46 या फिर 23 पेयर्स कह लेते हैं हम। तो हमारा जो डॉटर सेल होगा, या डॉटर सेल तो नहीं, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट सेल रहेगा उससे जो ब्रेक सेल डिवीजन के बाद आएगा, उनके अंदर वो 23 डिवाइड हो जाएंगे। तो हर एक जो पेयर होगा, हर एक जो सेल होगा वो 23 पेयर ही होल्ड करेगा, 23 क्रोमोसोम ही होल्ड करेगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। और जेनेटिक वेरिएशन इस तरह से नहीं, मैं कहूंगा कोई भी मेजर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है ना। ये आपके 99.7 या 6% तक बिल्कुल सेम होते हैं हमारे। और यहाँ पर लेकिन ये जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। जनरली ये आपके बॉडी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। मतलब बॉडी के जो सेल्स होते हैं हमारे, मान लो कहीं से डैमेज हो गया, कहीं आपको चोट लग गई है, कोई कट लग गया है, तो जब आपके जो सेल्स वहां पर डिवाइड होकर अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं और आपकी स्किन को कवर करते हैं, तो वो बिल्कुल सेम आते हैं पिछले जैसे ही। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं माइयोसिस का, माइयोसिस जो होते हैं जनरली सेक्स सेल्स में, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं हमारे, जैसे स्पर्म और ओवम हो गया, तो उसमें ये आपके हेल्प करते हैं। वहां पर ये हमारे काम आते हैं और कहीं पे काम नहीं आता ये। तो यहाँ पर आपके सारे सेल के जो ऑर्गेनलीज थे वो खत्म हो गए हैं। आपका मैंने यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो डिफरेंस होता है वो भी पढ़ा दिया है, और सेल डिवीजन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।